नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उपसय संयोजन यौगिकों के अध्याय का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचना समावयवता क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समावयवता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इसके दो प्रकार के बारे में जाना था, जो कि है त्रिविम समावयवता तथा संरचनात्मक समावयवता। आज की इस वीडियो में हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संरचनात्मक समावयवता 4 प्रकार की होती है, जो कि है आयनन समावयवता, बंधनी समावयवता, उपसय संयोजन समावयवता तथा विलोकन योजन समावयवता या हाइड्रेट समावयवता। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनन समावयवता क्या होती है। दोस्तों, वे सकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, उन्हें हम आयनन समावयवता कहते हैं। ये कुछ उदाहरण आयनन समावयवता के हैं। दूसरा है बंधनी समावयवता। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उभयदंती लिगैंड के दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें बंधनी समावयवता पाई जाती है। ये कुछ उदाहरण बंधनी समावयवता के हैं। तीसरा है उपसय संयोजन समावयवता। ये समावयवता उन सकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनका धनायन व ऋणायन दोनों ही सकुल आयन हो और इन आयनों में लिगैंड का आदान प्रदान होता हो, जो कि समावयवता बनाते हैं। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण उपसय संयोजन समावयवता के हैं। दोस्तों, चौथा है विलायक योजन समावयवता तथा हाइड्रेट समावयवता। दोस्तों, वे सकल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु एक समयावयवी में जल के अणु लिगैंड के रूप में तो दूसरे समयावयवी में कुछ जल के अणु क्रिस्टलीन जल में होते हैं, जिन्हें हम विलायक योजन समावयवता कहते हैं। ये कुछ उदाहरण विलायक योजन समावयवता का है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन क्या होता है। दोस्तों, उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का वर्णन सर्वप्रथम वर्नर ने किया था। उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति को समझने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें पहला था संयोजकता आबंधन सिद्धांत मतलब VBT। दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब CFT। तीसरा है लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत मतलब LFT और चौथा है आणविक कक्षक सिद्धांत मतलब MOT। दोस्तों, इस अध्याय में हम केवल VBT तथा CFT के प्राथमिक विवेचन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि संयोजकता आबंधन सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार लिगैंडों के प्रभाव में धातु परमाणु आयन अपने N ऋणात्मक A, D, NS, NP अथवा NS, NP, ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न ज्यामितियों जैसे कि अष्ट फलकीय, चतुफलकीय, वर्ग समतली आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। संयोजकता आबंधन सिद्धांत के आधार पर सकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रति चुंबकीय अष्टफलकीय सकुल CO NH3 3 जमा में कोबाल्ट आयन जमा 3 ऑक्सीकरण अवस्था में है
तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D6 है। इसकी संरचना योजना निम्न प्रकार से होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, 6 NH3 अणुओं से प्रत्येक का एक इलेक्ट्रॉन युगल 6 संकरित कक्षों को में स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार शकुन की ज्यामिति अष्टफलकीय है तथा अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ये प्रतिचुंबकीय है। दोस्तों, इस शकुन के निर्माण के लिए संकरण के आंतरिक डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं। शकुन आंतरिक कक्षक शकुन या निम्न प्रचक्रण शकुन या प्रचक्रण युग्मित शकुन कहलाता है। दोस्तों, अनुचुंबकीय अष्टफलकीय शकुन संकरण के लिए बाह्य कक्षा प्रयोग करता है, इसलिए यह बाह्य कक्षा या उच्च प्रचक्रण या प्रचक्रण मुक्त शकुन कहलाता है। तो इस प्रकार से चतुष्फलकीय शकुनों में एक S तथा 3P कक्षक के संकरण में 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं, जो चतुष्फलकीय रूप से अभिविन्यासित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, निकल Cl4 2 ऋणात्मक के लिए निकेल जमा 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 है। दोस्तों, प्रत्येक Cl आयन एक इलेक्ट्रॉन युगल दान करता है। दोस्तों, 2 अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यौगिक अनुचुंबकीय है। इसी प्रकार निकल CO4 की ज्यामिति चतुष्फलकीय है परंतु प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि निकेल 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोस्तों, वर्ग समतलीय शकुनों में sp2 संकरण पाया जाता है, जिसमें निकल Cl4 2 ऋणात्मक इसका एक उदाहरण है। यहाँ निकल जमा 2 ऑक्सीकरण अवस्था में तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 है। दोस्तों, उपसय संयोजन यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। इसके परिणामों का उपयोग शकुनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संरचनाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संयोजकता आबंधन सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है। दोस्तों, VBT की कमियां कुछ इस प्रकार से हैं। मतलब, ये सिद्धांत पूर्व अनुमानों पर आधारित है। दूसरा है, इस सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि लिगैंड की प्रकृति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा है, यह शकुन यौगिक के रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। चौथा है, यह सिद्धांत शकुन यौगिकों में ऊष्मागतिकी स्थायित्व के बारे में नहीं बताता है। पांचवा है, उपसय संयोजन संख्या 4 वाली यौगिकों की ज्यामिति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और छठा है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड तथा दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के बारे में नहीं बताया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब CFT क्या होता है। दोस्तों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत एक स्थिर वैद्युत मॉडल है, जिसके अनुसार धातु लिगैंड आबंधन आयनिक होते हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत में धातु को आयन तथा लिगैंड को बिंदु आवेश माना गया है। धातु व लिगैंड के मध्य वैद्युत समांगी या आयनिक बंध होता है। विकलित धातु आयन में 5D कक्षक DXY, DYZ
dz(x) d x वर्ग 2 ऋणात्मक y वर्ग 2 तथा d z वर्ग 2 समान ऊर्जा की होती हैं। इनमें से dxy, dyz तथा dzx की पालियां अक्ष के मध्य होती है तथा इन्हें T2g कक्षक कहते हैं, जबकि dx वर्ग 2 ऋणात्मक y वर्ग 2 तथा dz वर्ग 2 पालियां अक्ष पर होती हैं तथा इन्हें EG कक्षक कहते हैं। लिगेंड के पास में आने से 5D कक्षक की समभ्रंशनता समाप्त हो जाती है, अर्थात D कक्षक दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन तथा उसके प्रभाव के अध्ययन को CFT मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि अष्टफलकीय सकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरह से होता है। दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु में समान ऊर्जा के 5 D कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लिगेंड के पास में आने से ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। 5D कक्षकों में से 3 कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, अर्थात TTG कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि 2 EG D कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। T2G तथा EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चतुष्फलकीय उपसंयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चतुष्फलकीय सहसंयोजन सत्ता के विचरण में D कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय से उल्टा तथा कम होता है। समान धातु समान लिगेंडों तथा समान धातु लिगेंड दूरी के लिए यह दिखाया जा सकता है कि डेल्टा T बराबर है 4/9 डेल्टा नॉट। अतः कक्षकों की विपाटन ऊर्जा इतनी अधिक यहाँ पर नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए बाध्य करे। इसीलिए यहाँ पर निम्न प्रचक्रण विन्यास ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने संरचना समयावयवता के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम उपसंयोजन यौगिकों में रंग के बारे में जानेंगे, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां क्या होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।